नाम है गेटिंग एजाइल विद स्क्रम एंड इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एजाइल मेथोडोलॉजी कि एजाइल बेसिकली है क्या और किस चीज़ को बोलते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से किस तरह रिलेट होती है और इसके फायदे क्या हैं। उसके साथ आपको एक और वर्ड नजर आ रहा होगा स्क्रम का। तो आई डोंट नो आप लोगों ने अभी सुना है या नहीं सुना, बट स्क्रम इज पार्ट ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। मेरा नाम हैदर अली है और आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर from PFK or I'm currently running my own company by the name of Mux Pakistan Private Limited. We provide solutions to banks and offices and buildings in home automation and energy audit. उसके साथ साथ I'm Scrum Master at Creative Digital Private Limited and I've also done a Scrum certification from scrum.org, जिसको बोलते हैं PSM1. उसके साथ we'll have my colleague Rasa. She'll be the facilitator और थोड़ी सी I will try कि कुछ slides वो cover करें बीच में से। So वो भी Mux का part है and she is the team lead of our technical team and she is done in the electronics from ND University. So प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं अभी तक। उसके अंदर सबसे पहले जो कन्वेंशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्लोज होते थे वो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करते थे। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी इसको बोलते हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो या प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो तो वो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन बनती है, फिर उसके प्लान बनते हैं, फिर वो क्लाइंट के साथ शेयर होते हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है। तो इट्स मोर ऑफ अ प्लान ड्रिवन प्रोजेक्ट जिसके अंदर प्लान के ऊपर फोकस किया हुआ है। एजाइल मेथोडोलॉजी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली और दिस इज मोर ऑफ अ वैल्यू ड्रिवन अप्रोच। इसके अंदर द फोकस इज नॉट ऑन एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंटेशन या प्लानिंग बट ऑन गेटिंग एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो मेरी ज्यादा प्रायोरिटी ये होगी कि मैं जो प्रोजेक्ट के टास्क हैं वो करूं बनिस्बत उसके कि मैं उसकी एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंटेशन बनाऊं या प्लानिंग बनाऊं। ये आपको आगे जाके थोड़ा सा और क्लियरली बात समझ आएगी। तो आई होप आपको ये स्क्रीन नजर आ रही हो। इसके अंदर हमने ये शो किया हुआ है कि वाटरफॉल और एजाइल किस तरह काम करता है। तो वाटरफॉल के अंदर हम लोग कोई भी रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं और रिलीज करते हैं और फिर हमारी एक वैल्यू क्रिएट होती है। सही है। तो हुआ क्या कि आपने क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने उससे पूरी डेफिनेशन ली कि ये प्रोजेक्ट क्या क्या करता है, फिर आपकी टीम ने उसको बिल्ड किया और आपने उसको रिलीज कर दिया और फिर आपको वैल्यू मिली। वैल्यू का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, मॉनेटरी फायदा भी हो सकता है या एनीथिंग दैट यू वाज द गोल, उसको हम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। तो दिस वाज द वाटरफॉल अप्रोच। उसके बाद एक नई अप्रोच आई है जिसको एजाइल बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ रनिंग दिस कंप्लीट साइकिल ओनली वंस, हम इसको आइट्रेशंस में कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले हम कस्टमर ने हमें बोला, फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर कीबोर्ड डिजाइन करना है। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, वाटरफॉल के अंदर आपने उससे रिक्वायरमेंट्स ली कि भाई कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, उसका कीबोर्ड फॉर्मेट क्या है, कीज की मैकेनिज्म क्या है, और फिर आपने उसको बनाया और दे दिया। ठीक है। एक ये अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच ये होगी कि आपने हर पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही छोटे आइट्रेशन के अंदर ब्रेक कर दिया। जैसे कि आपने वर्जन वाइज उसको प्रोजेक्ट रिलीज किया है, तो उसमें क्या होगा, हमने डिफाइन किया, बिल्ड किया और फॉरन रिलीज कर दिया, सिर्फ एक फीचर, और वो क्लाइंट के पास चला गया। फिर क्लाइंट ने उससे फॉरन फीडबैक दिया हमें, फिर हमने उस फीडबैक के बेसिस के ऊपर थोड़ा अगली आइट्रेशन करी, मतलब अगली रिक्वायरमेंट लेके डिफाइन किया, बिल्ड किया, रिलीज कर दिया, फिर डिफाइन किया, बिल्ड किया, रिलीज कर दिया। तो इसके अंदर फर्क क्या है,
वाटरफॉल के अंदर क्या हुआ कि आपने पूरी साइकिल बिल्ड करी और आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गया एंड में जाके, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो शुरू में डेफिनेशन क्लाइंट ने आपको बताई हो या आपने जो चीज बिल्ड करी हो वो उसके मुताबिक ना हो, तो पूरे प्रोजेक्ट के एंड में जाके उसको पता चलता है कि भाई ये तो मैंने बोला ही नहीं था, या जो मैं चीज बनवा रहा था उसकी मार्केट वैल्यू ही नहीं रही जितना टाइम उसको बनने में लगा उसकी वजह से। तो आपका रिस्क एकदम से एम्पलीफाई होता है और वैल्यू आपके पास एंड में आती है। एजाइल में ये फर्क है कि हर आइट्रेशन के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी वैल्यू मिलना शुरू से ही शुरू हो जाती है और आपका रिस्क फॉरन डिमिनिश हो जाता है, क्योंकि आप हर आइट्रेशन पे फीडबैक ले रहे हैं, वैल्यू भी ले रहे हैं और उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके फॉरन से आप अगली बिल्ड दे देते हैं या अगला वर्जन दे देते हैं, फिर आप अगला वर्जन दे देते हैं। So this is the basic difference in waterfall and agile. ये आपको यहाँ से ज्यादा समझ आएगा। जैसे waterfall के अंदर इन्होंने क्या किया स्क्रीन में अगर आप देखें कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है द वाटरफॉल प्रोसेस और एक द एजाइल प्रोसेस है। एजाइल में आप देखें हर चीज एक छोटे छोटे टुकड़ों में या बॉक्सेस में या पार्ट्स में बनी हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता बंदे ने बिल्ड करी और वो आगे गई। जैसे ये बोले द प्रोजेक्ट हैज गॉट सो बिग आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू डिलीवर इट। टीम के ऊपर भी फैक्ट वो आ रहा है और मार्केटिंग के ऊपर भी आ रहा है और सबके ऊपर आ रहा है। एजाइल प्रोसेस के अंदर क्या है, इट्स सो मच बेटर डिलीवरिंग दिस प्रोजेक्ट इन बाइट साइज सेक्शन। मतलब बाइट साइज सेक्शन का मतलब हम छोटी छोटी आइट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये शाहजेब ने सवाल किया है कि ये एग्जाम FIP इज एग्जाम्पल ऑफ एजाइल। FIP को आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, आप एजाइल अप्रोच लेके भी बना सकते हैं FIP और आप कन्वेंशनल वाटरफॉल मेथड लेके भी बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके FIP के अंदर आपके जो एडवाइजर होते हैं उनसे आपने मीटिंग सेट करी हर हफ्ते, ठीक है। तो अगर आप हर हफ्ते मीटिंग सेट करके अपने एडवाइजर को जाके दिखा रहे हैं कि मेरी ये प्रोग्रेस है, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मुझे कोई चेंजेस करने हैं, तो वो काइंड ऑफ एजाइल अप्रोच के अंदर काउंट होगा, क्योंकि आप हर हफ्ते फीडबैक ले रहे हैं और उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके फौरन से दोबारा जाके दिखा रहे हैं। इसके अगेंस्ट दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने एक ही बार एडवाइजर को दिखाया भाई मैं ये बनाऊंगा और एंड में जाके बीच में कोई मीटिंग नहीं रखी, एंड में जाके आपने उनको दिखाया भाई देखें मैंने ये बोला था और मैंने ये बना दिया। उस तक हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम हो कि भाई ये चीज तो वायबल ही नहीं है, बनने के बाद कुछ चीजें पता चलती हैं तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीज तो वायबल ही नहीं है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेजेस है। एजाइल में ये कि आप फौरन से फीडबैक लेते हैं, आइट्रेशन में चीजें रिलीज करते हैं, आइट्रेशन में वैल्यू कंज्यूम करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। तो एजाइल मैनिफेस्टो, एजाइल के बेसिकली 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनसे एजाइल एक्चुअली डिफाइन होता है। जिसके अंदर सबसे पहली ये चीज है कि एजाइल प्रेफर्स इंडिविजुअल एंड इंटरैक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ हमने फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट हमें मिला है, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हमें मिला है और हमें ना कोई चीज प्रोक्यूर करनी है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल तरीका कन्वेंशनल वाटरफॉल में तरीका ये होगा कि भाई आपने कोई चीज प्रोक्यूरमेंट करनी है तो आपने पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से इजाजत लें, फिर आप फाइनेंस से क्लियरेंस करवाएं, फिर आप CEO से क्लियरेंस करवाएं, फिर आपके पास वापस वो चीज आएगी या फिर आपको अप्रूवल मिलेगी, आप चलें बाय कर लें। और फिर आपको एक डिफाइंड आपको सॉफ्टवेयर फॉलो करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, MS प्रोजेक्ट या जो भी आपका टूल है वो आपने लाजमी यूज करना है, ठीक है। एजाइल में क्या होता है, एजाइल बोलता है भाई देखें प्रोसेसेस को फॉलो करने से या टूल्स में मेक श्योर करने से या डॉक्यूमेंट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप इंडिविजुअल और इंटरैक्शंस को प्रमोट करें। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट लीड फील करता है कि ये चीज प्रोक्योर होनी चाहिए तो वो किसी प्रोसेस में नहीं पड़ेगा, उसको इतना एम्पावरमेंट मिली हुई होती है एजाइल प्रोसेस के अंदर कि वो खुद से कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो अल्टीमेटली जो पावर होती है वो टीम के पास होती है इंस्टेड ऑफ
एक पूरी हायरार्की बनी हुई हो। ये थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ये आपको आगे जाके समझ आएगा कि एम्पावरमेंट कैसे मिली है। तो एजाइल का मकसद है इंडिविजुअल एंड इंटरैक्शन ज्यादा अच्छी हैं प्रोसेसेस एंड टूल्स है, ठीक है, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स है और आप हमें ये बना के देंगे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल होता ही है कि जब तक आप वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कस्टमर को फील होता है कि भाई इसकी तो मार्केट नहीं है, मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो जब वो आपके पास आएगा तो आप उसको बोलेंगे कन्वेंशनली, आप ये उसको बोलेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा हुआ था, मैं यही बनाऊंगा। या अगर आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके आपके एडिशनल चार्जेस होंगे या जो भी आपके एडिशनल आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर रहे हो। एजाइल ये बोलता है कि कस्टमर कोलैबोरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये कि कस्टमर, अब सिंस हम इसमें आइट्रेशन में काम डिलीवर करते हैं तो कस्टमर का फीडबैक ऑटोमेटिकली हर आइट्रेशन पे हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। तो हो सकता है एजाइल के अंदर हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक 3 व्हीलर गाड़ी बनानी हो और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम उसको 4 व्हीलर बना चुके हो क्योंकि हम कस्टमर से इतना ज्यादा इनपुट ले रहे होते हैं। तो मेजर मैनिफेस्टो का पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज लेस इम्पॉर्टेंट देन द कस्टमर इटसेल्फ। तो उसकी बात हमेशा सुनी जाएगी, हर आइट्रेशन में उसकी चेंजेस इनकॉर्पोरेट की जाएगी। ये तो ये चीज हो गई। उसके अलावा वर्किंग सॉफ्टवेयर और वर्किंग प्रोजेक्ट ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करने की वजह से आपकी या रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आपको कोई और मसला हो रहा है, उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आपका प्रोडक्ट वर्किंग हो। तो द प्रायोरिटी इज गिविंग टू द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में इसी तरह का होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत जोर होता है, चीजें नहीं बन रही होती, चीजें नहीं चल रही होती, बट लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो एजाइल सेज कि भाई पहले प्रोडक्ट चला लो, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते रहेंगे। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई एक खास प्रोजेक्ट टाइप को स्क्रम सपोर्ट करता है या एजाइल सपोर्ट करता है, ये सारे प्रोजेक्ट के लिए होता है। ओके, सो रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर ये होता है कि आपने कोई डिफाइंड प्लान, पूरा प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल नहीं प्लान करी हुई, आपने सिर्फ आइट्रेशन पर प्लान करी हुई है और हर आइट्रेशन पे आप बहुत ही रिसेप्टिव हो ऑफ एनी चेंजेस दैट द क्लाइंट रिकमेंड्स। मतलब कि आपको क्लाइंट कोई चेंज करने का बोल रहा है तो आप फॉरन चेंज कर दोगे, आप उससे बहस नहीं करोगे एजाइल के अंदर कि भाई आपने प्लान तो ये बोला था, क्योंकि आर इन एजाइल कस्टमर एंड प्रोडक्ट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इन कॉन्ट्रास्ट टू एवरीथिंग एल्स, इन कंपैरिजन टू एवरीथिंग एल्स। तो ये बेसिकली था एजाइल। एजाइल की एक थोड़ी सी बहुत ब्रीफ डेफिनेशन मैंने इसको समअप करने की यहाँ पे कोशिश करी है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी है तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे मूव होंगे। और प्लीज चैट बॉक्स पे बता दें ताकि हमें पता चल जाए अभी तक कोई इशू या कोई चीजें समझ आ रही हैं सही से या नहीं आ रही। ओके, प्रोसेस एंड टूल, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कोई क्वेश्चन क्या है? ओके, प्रोसेस एंड टूल्स का मतलब ये है कि वैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी प्रोक्यूरमेंट की, मैं आपको कोई और एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी और डिपार्टमेंट से इंटरैक्ट करने की जरूरत है, या आपने फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आपको इसके अंदर किसी और डिपार्टमेंट की हेल्प की जरूरत है। तो ऑफिशियल चैनल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप पहले अपने एचओडी से बात करें, फिर उस डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करें, फिर वो अलाउ करेगा कि अपनी रिसोर्सेज को आपके साथ काम करवाए। तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, किसी भी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम करने को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोसेस फॉलो करने की वजह से आपके बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, आपके मेन प्रोजेक्ट के अंदर। वो डिलेज छोटे छोटे होते हैं बट वो रिलेटिवली जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो एक साथ कंबाइन होकर बहुत बड़ा डिले बन जाता है।
तो स्क्रम ये बोलता है कि भाई प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डेवलपमेंट टीम को इतना एम्पावर रखो कि वो जो है प्रोसेस को फॉलो ना करे, प्रोसेस को वायलेट करके डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर ले या डायरेक्ट जो भी काम कर ले। तो उनके पास ये पावर होती है कि आप प्रोसेस को फॉलो ना करें टाइम बचाने के लिए और वैल्यू एडिशन करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस बात। ओके, सो आई एम अस्यूमिंग कि यहाँ पे और भी लोग हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा मैसेज कर दें कि हम सुन रहे हैं और हम सो नहीं गए। ठीक है, ओके। सो स्क्रम क्या चीज़ है? अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़ें तो अगर मैं इसको रीड करूं डायरेक्टली तो ये होगी कि अ फ्लेक्सिबल होलिस्टिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इंक्रीजिंग स्पीड एंड एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। Here, a development team works as a unit to reach a common goal as opposed to traditional sequential approach. अच्छा, तो बेसिकली स्क्रम क्या चीज है? स्क्रम जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजी का वन ऑफ द फ्रेमवर्क है। एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर, एजाइल प्रोसेस के अंदर आप मल्टीपल तरीकों से प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक तरीका है स्क्रम का। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसके अंदर एक और होता है कैनबैन। तो स्क्रम इज one of the way to do agile। ठीक है, स्क्रम के अंदर कोई मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो स्क्रम को एजाइल के अंदर सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा फेमस फ्रेमवर्क बनाता है। इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपसे आगे जाके बताऊंगा, बट दिस इज पार्ट ऑफ एजाइल। ओके, सो स्क्रम जो है अभी करेंटली एक्टिवली बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज हो रहा है, जिसके अंदर ये सारी लिखी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, एवरी अदर बिग टेक कंपनी इज एक्टिवली यूजिंग स्क्रम एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको सब लोग। अच्छा, स्क्रम किस किस चीजों में अप्लाई हो सकता है? अभी हम सिर्फ देख रहे हैं स्क्रम किस चीज में अप्लाई होता है। मैं आगे आपको क्लियर हुआ कि है कैसे आपके ये अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट, एनीथिंग टेक्नोलॉजी के लिए स्क्रम बना था, बट ये बाकी हर डोमेन के अंदर इजीली एप्लीकेबल हो सकता है। इसके बहुत बेसिक कुछ फीचर्स हैं जो कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप अपनी डेली लाइफ में अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए भी स्क्रम को यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये है एक स्क्रम बोर्ड का रफ व्यू कि स्क्रम बोर्ड होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ, देन फिर विल मूव ऑन। स्क्रम एक्टिव है क्या चीज? स्क्रम बेसिकली एक एजाइल मेथोडोलॉजी, एजाइल का फ्रेमवर्क है। मतलब काम करने का तरीका है। स्क्रम सिर्फ एक काम करने का तरीका है। इसके सर्टेन बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, कुछ वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। इन्होंने अपनी एक गाइड दी हुई है जिसका नाम है स्क्रम गाइड, वहां से आप वो सारे रूल्स देख सकते हैं। वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें तो वो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है और वो बहुत आपके जो आप दिमाग में प्रोडक्ट सोच रहे हो उसके बहुत ज्यादा करीब होती है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक तो आपकी टाइम की बचत होती है, दूसरा आपकी टीम बहुत हाईली मोटिवेटेड होती है और हर बंदा एम्पावर्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज कि वो क्या क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और किस तरह एक्सेसिबल देता है। सही है, तो बेसिक इसमें होता है एक स्क्रम बोर्ड। उस स्क्रम बोर्ड पे सारे टास्क वगैरह लिखे हुए होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टास्क किस तरह लिखते हैं। तो आई होप मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं चल रहा हूँ और सबको क्लियर हो रहा है। कोई स्पीड मेरी ज्यादा तेज तो नहीं है, ऐसा नहीं हो कि ठीक है। तो स्क्रम के अंदर बेसिकली 3 मेन चीजें होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। एक है इसमें रोल्स होते हैं कुछ, मतलब इसके अंदर ना टीम के अंदर कोई मैनेजर नहीं होता, कोई टीम लीड नहीं होता, कोई असिस्टेंट मैनेजर नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ 3 रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर
एंड टीम, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं होता, किसी का भी टाइटल नहीं होता, किसी का भी रैंक नहीं होता, हर बंदा इक्वल होता है और सिर्फ 3 ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड होते हैं। प्रोडक्ट ओनर जो कि एक होगा हमेशा, स्क्रम मास्टर एंड द टीम, टीम जिससे एक्चुअल काम करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी हैव आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो है वो स्क्रम के कुछ टेंजिबल चीजें हैं जो कि स्क्रम की वजह से मिलती हैं। इनको आप समझ लें कोई टेंजिबल चीजें, फिजिकल चीजें जो कि स्क्रम के अंदर आपको मिलेंगी। इसमें एक प्रोडक्ट बैकलॉग है, स्प्रिंट बैकलॉग है और इंक्रीमेंट है। ये सब हम आगे जाके देखेंगे क्या चीजें। उसके बाद कुछ सेरेमनीज होती हैं। सेरेमनीज इज जस्ट अ फैंसियर वर्ड फॉर मीटिंग्स। तो स्क्रम के अंदर सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ मीटिंग अलाउड है, उसके अलावा कोई मीटिंग, मतलब 4 टाइप ऑफ मीटिंग ये लोग रिकमेंड करते हैं कि ये ऑफिशियल 4 मीटिंग आपकी होनी चाहिए लाजमी। और इसके अलावा यू कैन हैव अ मीटिंग, बट ये 4 मीटिंग जो ऐसी होती हैं कि जो आप इजीली जिन इन मीटिंग्स के जरिए अगर आप पूरे अच्छे तरीके से करो तो आपको कोई और इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और आप जो आजकल मीटिंग्स होती हैं जिनका कोई एंड में रिजल्ट नहीं निकलता, वो बेहतर, ये उससे काफी बेहतर है। अगर आप ये 4 अच्छे तरीके से कर लो तो आपको कोई और भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एंड डेली स्क्रम मीटिंग, ठीक है। तो ये हमारे वो है सेरेमनीज दैट हैपन इन स्क्रम। अच्छा, सबको आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि मुझे एक मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही। यस सर, आ रही। ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ना इसके रोल डिस्कस करते हैं कि स्क्रम के अंदर ओके, स्क्रम के अंदर क्या क्या रोल्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें से तीन लोग होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड द डेवलपमेंट टीम, ठीक है। हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे, ये इनके क्या रोल्स होते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ओनर पे आते हैं। प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? प्रोडक्ट ओनर वो होता है जो आपके जिसके पास आपने जो है ना अपने प्रोडक्ट की सारी मेजर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, वो सारा प्रोडक्ट ओनर उसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बंदा बेसिकली डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, और कस्टमर से जो इंटरेक्शन होती है वो प्रोडक्ट ओनर के थ्रू होती है। मतलब जो हम कस्टमर फीडबैक की बात कर रहे थे कि कस्टमर आपको हर आइटरेशन से बताता है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, वो प्रोडक्ट ओनर से बात करता है, वो टीम से बात करना अलाउड नहीं है कस्टमर का। तो इसको हम बोलेंगे वॉइस ऑफ द कस्टमर, डिफाइंस द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, रिप्रेजेंट्स स्टेक होल्डर। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कोई और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं कोई आपके उस कंपनी के, तो वो सारे उनमें से कोई भी डेवलपमेंट टीम से बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रोडक्ट ओनर तक अपनी बात पहुंचाएगा और ये टीम को जाके बताएगा। तो ही इज बेसिकली द लिंकिंग चेन बिटवीन कस्टमर्स एंड बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। उसके अलावा ये प्रोडक्ट ओनर ही जिसने आपको फीचर्स बताए, ये आपको यही फीचर्स प्रायोरिटाइज करके देगा मार्केट वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको लगता है कि मैं एटलीस्ट ये बेसिक फीचर के साथ इसको मार्केट में रिलीज कर दूं, तो ये आपको प्रायोरिटाइज करके देगा कि भाई पहले ये बना लो और अगली आइटरेशन में हम इसको ये मॉडिफिकेशन कर देंगे, उसके अगले में। तो इसकी जो सीक्वेंसिंग आ रही है वो प्रोडक्ट ओनर भाई हमें बता रहे हैं। ओके, उसके अलावा ये एडजस्ट फीचर्स एवरी आइटरेशन, ये मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा जब टीम जो काम करके रिलीज देती है उसके अंदर ये प्रोडक्ट ओनर उसको एक्सेप्ट या रिलीज करता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। मतलब द प्रोडक्ट ओनर डिसाइड बेस्ड ऑन अ डेफिनेशन ऑफ डन कि भाई मेरा आपने जो ये काम किया है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर का रोल आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये कस्टमर और स्टेक होल्डर्स का लिंक है जो टीम से बात करेगा।
प्रोडक्ट के फीचर्स ये बताता है, फीचर्स को प्रायोरिटाइज भी ये करके देता है। इसका बस इतना ही रोल है और इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। और ये एक बंदा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वी हैव द डेवलपमेंट टीम, जो कि एक्चुअल काम कर रही है, ठीक है। इस टीम की कुछ खास खुसूसियात हैं जो इसके अंदर लाजमी होनी चाहिए, वरना ये डेवलपमेंट टीम के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। सबसे पहली चीज, ये टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रॉस फंक्शनल होती है। इसका क्या मतलब है? क्रॉस फंक्शनल का मतलब है अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस टीम के अंदर वो सारे मेंबर्स होने चाहिए जो डिजाइन भी करें, डेवलप भी करें, टेस्ट भी करें, टेक्निकल कम्युनिकेशन भी लिखें, डॉक्यूमेंटेशन भी लिखें, एनालाइज भी करें। मतलब इस टीम के अंदर वो सारे लोग होने चाहिए या ऐसे लोग होने चाहिए जो ये सारे काम करें, फ्रॉम द डिजाइन, फ्रॉम द इनिशियल रफ डिजाइन, रफ स्केच टू द फाइनल प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये सब ये टीम में ही करना है। और इसका साइज 3 से 9 लोग के दरमियान ही हो सकता है, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। 3 to 9 people is the limit of the development team। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो हम तो ये 3 या 9 बंदे कैसे काम करेंगे, तो आपको फिर मल्टीपल स्क्रम टीम्स बनानी होंगी, क्योंकि एक स्क्रम टीम के अंदर 3 से 9 बंदे होंगे डेवलपमेंट टीम में, एक स्क्रम मास्टर होगा, एक प्रोडक्ट ओनर होगा एंड नो वन एल्स, ठीक है। अच्छा, why owner will also contact with customer? Yeah, because हम हर आइटेशन पे कस्टमर से फीडबैक लेंगे। मतलब हम अगर कीबोर्ड बना रहे हैं तो हम अगर कीबोर्ड का हमने लेआउट सेलेक्ट किया एक पर्टिकुलर, तो हम कस्टमर से फौरन फीडबैक लेंगे कि भाई ये आपको सही लग रहा है, आप इसको टाइप करके देखा। हम उसको पहला वर्जन भेजेंगे कीबोर्ड का, उस पे ना तो हमने मैकेनिकल स्प्रिंग्स यूज किए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम वो उसको वो देख के बोलेंगे कि भाई इसको आप देख लें, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल फीडबैक देता है कि भाई ये ना मुझे की दबाने में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग रहा है, इसको आप सॉफ्ट करें, तो ये वो प्रोडक्ट ओनर को बताएगा और प्रोडक्ट ओनर फिर आके स्क्रम टीम को बताएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट ओनर और कस्टमर का इंटरेक्शन होता है। कस्टमर कभी भी डायरेक्टली स्क्रम टीम को नहीं बता सकता जो भी उसके फीडबैक है, वो प्रोडक्ट ओनर के थ्रू होगा। तो प्रोडक्ट ओनर इज द बाइंडिंग या उसके बीच का लिंक, ठीक है। तो डेवलपमेंट डिस्कस हो गई, प्रोडक्ट ओनर डिस्कस हो गया, अब आ जाते हैं स्क्रम मास्टर पे, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट रोल, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट रोल स्क्रम के अंदर जो है वो स्क्रम मास्टर का है। ये बज़ाहिर लगता है कि इतना कोई काम नहीं है, बट दिस गाय इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय। स्क्रम मास्टर भाई क्या करते हैं, ये सारे रोल्स यहाँ पे लिखे हैं वही सब ये करते हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ मैं पढ़ देता हूँ इसको, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये जो कार्टून बने हुए हैं इसमें लिखा हुआ है इम्पेडिमेंट रिमूवर, फैसिलिटेटर, कोच, टीचर, मेंटोर, चेंज एजेंट, मैनेजर एंड सर्वेंट लीडर, ठीक है। तो स्क्रम मास्टर का अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो वो है फैसिलिटेटर। किसी भी बंदे को कोई भी मसला हो रहा है डेवलपमेंट टीम में, कोई इशू आ गया कि भाई उसका जो आपकी टीम है उसके साथ कोई रिसोर्सेज का इशू है, उनके पास जो लैपटॉप्स हैं वो नहीं चल रहे, उनका कोई मसला हुआ है, किसी को इंटरनेट का इशू है, तो स्क्रम मास्टर को जाके शिकायत करेंगे कि भाई ये मेरा मसला हो रहा है तो सॉल्व करें। जिसके साथ भी जो भी मसला हो रहा है, कोई भी ब्लॉकेज आ रही है ऑफ एनीथिंग, बी इट फाइनेंस, प्रोक्यूरमेंट, किसी भी चीज का कोई इशू है कि आपकी टीम को कोई उसको टास्क करना है और वो नहीं हो पा रहा, किसी भी चीज का कोई मसला है, तो फैसिलिटेटर या स्क्रम मास्टर के पास वो आएंगे और वो उनको बताएगा कि क्या इसका हल क्या है, उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो बेसिकली कोच इस तरीके से कि वो सबको गाइड करेगा, उसके मेजर वन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वो स्क्रम की टीचिंग्स का गाइड करेगा और वो मेक श्योर करेगा कि पूरी टीम जो है वो स्क्रम को रिलीजियसली फॉलो कर रही हो, क्योंकि इसके रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे वैल्यू निकालने के लिए। मतलब स्क्रम को अगर आप ढीला ढाला चलाएंगे, कुछ चीजें स्क्रम की फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीजें स्क्रम की फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी वजह से कर रहे हैं, तो स्क्रम की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, आपको लगेगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो स्क्रम को इफेक्टिव बनाने के लिए
उसको रिलीजियसली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज द जॉब ऑफ स्क्रम मास्टर के वो टीम को कोच करे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो स्क्रम के मुताबिक, ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको उसना करना चाहिए, ठीक है। एंड मेंटोर एंड सर्वेंट लीडर, ठीक है। तुबा अहमद बोल रही हैं व्हाट पॉलिसीज शुड ही हैव टू बिकम अ स्क्रम मास्टर। अच्छा, स्क्रम मास्टर की सबसे, मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं काफी टाइम इस फील्ड में रहा हूँ और काम करता रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसको अगर आप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी कर लें तो वो, ये दो जो चीज क्वालिटीज हैं, ये सिर्फ किसी भी इंसान में हो वो स्क्रम मास्टर बन सकते हैं, उनको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाली चीज होनी चाहिए कि अगर किसी दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी बात पे, आप उसको वो रिजॉल्व कर सकते हो। प्लस आपकी कंपनी में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में कोई भी मसला आ रहा है, उसकी कोई आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करो जो बाकियों से नहीं हो रही, और आप उनको बताएं कि भाई आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते। तो ये दो क्वालिटीज हैं जो किसी भी इंसान में हो तो वो स्क्रम मास्टर बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आई गेस हमने स्क्रम के रोल्स को कवर कर लिया है। इसके अंदर प्रोडक्ट ओनर हमने डिस्कस कर लिया, मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ, जो कि कस्टमर से बातचीत करके आपको बताता है कि क्या फीचर डालना है। डेवलपमेंट टीम वो फीचर को बनाती है, वो क्रॉस फंक्शनल होती है, उसके अंदर सारे टैलेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ यही लोग करते हैं। और स्क्रम मास्टर भाई उन दोनों को फैसिलिटेट करते हैं, किसी के साथ भी कोई मसला है तो वो उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम इस तरह आगे काम करते हैं। तो ये हमने रोल्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आर्टिफैक्ट्स के ऊपर। सॉरी, ये हमारी कोलीग है रसा, वो आई गेस ज्वाइन है, मैं देख लेता हूँ, वो इसको थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है। यस रसा, अब आप बोलें, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, तो मेरा इंट्रोडक्शन तो हैदर भाई करा ही चुके हैं आप लोग से। मैं आप लोग को स्क्रम आर्टिफैक्ट्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगी कि वो हैं क्यों डिज़ाइन किए गए हैं और वो क्या वैल्यू बेसिकली प्रोवाइड करते हैं स्क्रम में। तो 3 आपके आर्टिफैक्ट्स हैं स्क्रम आर्टिफैक्ट्स। एक आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, फिर स्प्रिंट बैकलॉग है एंड देन इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है। कैन वी प्लीज हैव अनदर स्लाइड? हैदर भाई आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी हम लोगों ने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट बैकलॉग है, देन स्प्रिंट बैकलॉग है एंड इंक्रीमेंट्स है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोडक्ट बैकलॉग की अगर सिंपल डेफिनेशन ली जाए कि वो क्या है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑल दी डिजायर्ड वर्क है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि आपको अगर जैसे कि कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिला है या कोई भी प्रोडक्ट जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, बनाना है, तो उसके लिए जितना भी रिलेटेड टास्क होंगे जो आपको परफॉर्म करने होंगे ताकि आपका प्रोडक्ट बन सके, वो लिस्ट जो है बेसिकली आप जो है प्रोडक्ट बैकलॉग में आ जाता है वो सब कुछ। अब क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग जो है बेसिकली एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब उसको आप जो है ना प्रायोरिटाइज करते हैं। अब ये प्रायोरिटाइज जो होता है कि जो टास्क जो है जिसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होती है वो आप उसको टॉप पे रखते हैं, और जिसकी आपकी वैल्यू सबसे लीस्ट होती है आप उसको बिलो दी लिस्ट रखते हैं। और ये प्रायोरिटाइज जो आप कर रहे होते हैं लिस्ट को, ये आपका जो है प्रोडक्ट ओनर करता है। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली, जैसे आपको अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा प्रोडक्ट ओनर का रोल, कि वो आपका जो है कस्टमर्स के साथ जो है उसकी डायरेक्ट डीलिंग होती है। तो उसको बेसिकली पता होता है कि क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेक होल्डर की और जो है कंज्यूमर्स की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग जो होता है उसको अरेंज करता है एंड ऑर्डर करता है। प्रोडक्ट बैकलॉग एक ऐसी लिस्ट है जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती अनटिल जब तक आपका प्रोडक्ट जो है कंप्लीट ना हो जाए। जब तक प्रोडक्ट चल रहा है आपकी जो लिस्ट है वो जो है मतलब उसमें इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे। किस तरह होंगे, क्योंकि आपने जैसे ही कोई जो है आपने फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जो है प्रोडक्ट जो है बनाया और आपने उसको रिलीज कर दिया, तो आपको उसका फीडबैक जो मिला उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग में मजीद इंक्रीमेंट हो गया टास्क का। तो इस तरह ये लिस्ट जो है वो कभी भी आपकी एग्जॉस्ट नहीं होती।
इसके अलावा इसमें जो है आपकी जो है अगर हम इसमें देखें तो ये जो क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसकी क्या ज़रूरत है प्रोडक्ट बैकलॉग की। तो बेसिकली आपका जो भी विद टाइम जो है, आप जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट जो है इवॉल्व करता है, इस इवॉल्व करने की वजह से क्या होता है, आपकी जो अच्छा, आप इवॉल्व करने के लिए जो है आपको बहुत सारे जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, आपको प्रोडक्ट बैकलॉग में चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, रिमूव करनी पड़ती हैं उसमें से। तो जो कुछ भी आपका पूरे प्रोसीजर में होता है वो सारा जो है नोट डाउन होता है किसमें, प्रोडक्ट बैकलॉग में। तो प्रोडक्ट बैकलॉग पूरे स्क्रम में एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि प्रोवाइड करती है फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ एवरीथिंग दैट्स बीन डन एंड हेल्प्स द प्रोडक्ट टू इवॉल्व इटसेल्फ। तो अब जो है प्रोडक्ट बैकलॉग के उससे आपका पूरा जो प्रोडक्ट होता है वो आपका पूरा इवॉल्व करता है। अब इसमें जो है की फैक्टर क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है फॉर द स्टेक होल्डर्स, फॉर द प्रोडक्ट ओनर एंड फॉर द स्क्रम टीम जो कि इसको बना रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। हम लोग अब स्प्रिंट बैकलॉग देख लेते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएं। स्प्रिंट बैकलॉग जो है, इस पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्प्रिंट है क्या। स्प्रिंट बेसिकली हमारा जो पूरा हम लोग ने अभी जैसे डिस्कस किया कि एजाइल में हम जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस बिट्स ऑफ पीसेस को जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं टास्क को, वो बेसिकली हम स्क्रम के अंदर एक स्प्रिंट बनाते हैं। स्प्रिंट एक सर्टेन, समझ लें आप, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम कोई भी चीज, एक लिस्ट ऑफ टास्क लेते हैं पूरे प्रोडक्ट बैकलॉग से उठाकर, जो कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम बॉक्स में इम्प्लीमेंट करना होता है। उनको जो आपकी डेवलपमेंट टीम होती है, जो स्क्रम टीम होती है, वो उस पर काम करती है और उनको रिलीज करती है बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो स्प्रिंट जो है बेसिकली वो आपकी 4 वीक्स की मैक्सिमम हो सकती है जो आप प्लान करते हैं, 4 वीक्स, या मिनिमम आप उसको 1 वीक का भी कर सकते हैं। और उसमें जितने भी आपके टास्क जो एडेड होते हैं वो आप बैकलॉग से उठाते हैं, और जो बैकलॉग में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे टास्क होते हैं वो आप म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट टीम एंड द प्रोडक्ट ओनर जो होता है उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम उसको स्प्रिंट में ऐड करते हैं, और फिर उसको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दी जो आपकी स्प्रिंट होती है उसमें आपको एक प्रॉपर जो है ना डिलीवर्ड जो है एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। एक आपको पर्टिकुलर रिलीज में आपको ये पता चल जाता है कि आपने क्या एक गोल अचीव कर लिया, अपनी जो है प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट आपने अचीव कर लिया बेसिकली। तो इसमें आप देख लें कि जो है ये जो स्प्रिंट बैकलॉग है ये आपका एक तरह से सबसेट ही होता है प्रोडक्ट बैकलॉग का। ये इसमें जो है कोई भी टास्क जो होता है डेवलपमेंट टीम को डायरेक्टली असाइन नहीं किया जाता, बल्कि टास्क जो होते हैं, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट टीम क्रॉस फंक्शनल है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली खुद से इस स्प्रिंट बैकलॉग को रिव्यू करके अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली वो इसमें से टास्क को लेती है, और जो है ना वो खुद से इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं टास्क को। देन आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। स्प्रिंट बैकलॉग का आपको कोर रीजन समझ आ गया। स्प्रिंट बैकलॉग, अच्छा इसमें मैं एक और बार ऐड ऑन करने चाहूंगी। स्प्रिंट बैकलॉग जो होता है वो जो सोलली होता है वो आपकी टीम के लिए होता है, स्क्रम टीम के लिए होता है, जो बेसिकली डेवलपमेंट टीम है जो असल में आपके प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही होती है। क्यों? ताकि वो अपनी जो है अपनी प्रोग्रेस को देख सकें कि किस किस तरह जो है वो काम करें। अब उनके पास टास्क आ गया, एक पर्टिकुलर जो है टाइम लाइन को मिल गई कि इस टाइम के अंदर आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वो उस बैकलॉग को देखकर जो है उनको पता चल गया, उनका एक गोल सेट हो गया। अब उस बैकलॉग को देखकर उनको अपनी डेली प्रोग्रेस पता चलती रहेगी और वो उसके थ्रू ज्यादा एफिशिएंटली अपना काम जो है परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी प्रोग्रेस देखने के ना हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं कि आप उसको किस तरह से देख सकते हैं कि आपने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए किस तरह। तो बेसिकली अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए डेवलपमेंट टीम के पास 2-3 तरीके होते हैं। उनमें से एक आपका बर्न डाउन चार्ट है, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें आपकी जितनी भी स्प्रिंट
स्प्रिंट की जो भी टास्क आपने लिए होते हैं बैकलॉग से उठाकर, वो सारे स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट में आपको पता चल जाते हैं। और जैसे जैसे आप टाइम गुजरता जाता है स्प्रिंट का, आप वो काम करते जाते हैं और आपका ये जो चार्ट होता है ये बर्न डाउन होता जाता है। टास्क टाइम के बढ़ने के साथ साथ आपके टास्क कम होते रहते हैं। इस ग्राफ से आपको आइडिया होता है कि किस तरह जो है कितनी एफिशिएंटली और कितनी टाइम के साथ जो है आप काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इससे प्रोग्रेस देख सकते हैं। इसी तरह बर्न डाउन की तरह हमारे पास बर्न अप चार्ट्स होते हैं और कम्युलेटिव चार्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो ये सब तरीके हैं अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए डेवलपमेंट टीम के लिए। इस तरह आपका हर टास्क जो होता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी डेवलपमेंट टीम देती है। अब आप जब बेसिकली जब आप कोई भी टास्क जो है बैकलॉग से उठाकर, प्रोडक्ट बैकलॉग से उठाकर आप स्प्रिंट बैकलॉग में डाल रहे होते हैं, तो उसमें हर टास्क की जो है ना डेवलपमेंट टीम जो होती है वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग या वो उसके हिसाब से उसको रेट करती है। इसमें हम ये नहीं बताते कि इतने टाइम में हम ये टास्क डिलीवर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टास्क आप ले लें, पूरे जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसमें से एक आपने पर्टिकुलर टास्क ले लिया, तो उसको आप टाइम के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते कि हम इतने पर्टिकुलर टाइम में कर लेंगे। तो उसके मतलब इसको हम जो रेट कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट कितना मतलब कब तक मतलब आप कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं, ये आप बेसिकली टाइम में नहीं बताएंगे बल्कि आप इसको कुछ पॉइंट्स देंगे। डेवलपमेंट टीम एक पॉइंट देती है और ये फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको लगता है कि टास्क बहुत ही ज्यादा इजी है और वो बहुत जल्दी कर लेंगे, तो वो उसको 1 स्टार भी दे सकते हैं, वो उसको 2 स्टार दे सकते हैं। और इस तरह जैसे उनको लगता है कि टास्क मुश्किल है तो वो उसको 21 एंड अबव पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो होती है एक सब पूरी टीम के अंदर एक वो आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें एक सब अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि अगर किसी डेवलपमेंट टीम ने मतलब किसी भी मेंबर ने इसको इतना पॉइंट्स अलॉट किए हैं तो मे बी इसके लिए इतना टाइम होगा। तो हम जो पूरा स्प्रिंट जो डिजाइन करते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग जो डिजाइन करते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि टास्क इस तरह के होने चाहिए कि उसमें कुछ इजीएस्ट होने चाहिए, कुछ उसमें हार्ड होने चाहिए, और वो हम देख रहे होते हैं कि कौन से टास्क को कितने पॉइंट्स मिले हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम उनको स्प्रिंट बैकलॉग में ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट जो होते हैं ये किसी भी उसका एस्टिमेट बता रहे होते हैं कि मे बी इसको इतना टाइम लग जाए और इसको इस स्प्रिंट में ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, थर्ड आर्टिफैक्ट जो है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें एजाइल की टर्म्स में, वो इंक्रीमेंट है। एजाइल में जैसे हमने देखा कि हमें पता है कि हमें ब्रेड्स एंड चंक्स में जो है आपको एक एक इंक्रीमेंट मिलती रहती है, हर आइट्रेशंस के ऊपर एक रिलीज मिलती है और आपका प्रोडक्ट विद टाइम जो है ना इवॉल्व करता रहता है और फिर आप उसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह इसमें भी यही है कि इंक्रीमेंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट आपके पास जो है ना एक जो है एक रिलीज मिलती है, एक आपका फिनिश्ड समझ लें एक टास्क होता है जो कि आपका स्प्रिंट गोल बेसिकली होता है, वो आपने अचीव किया होता है। तो इंक्रीमेंट जो होता है वो एट द एंड ऑफ आप इंक्रीमेंट बेसिकली सम होता है उन सारे कंप्लीट टास्क का जो अभी तक जितनी भी स्प्रिंट्स हुई होती हैं उनमें जितनी भी आपने इंक्रीमेंट्स की होती हैं उनकी वैल्यूज या जो भी इंक्रीमेंट से सम होता है वो बेसिकली आपका जो है इस आर्टिफैक्ट के अंदर आता है। इट्स जस्ट द सम ऑफ ऑल द कंप्लीटेड टास्क कि आपका इस वक्त प्रोडक्ट जो है किस पॉइंट पे है, तो वो आपके इंक्रीमेंट से पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट जो है इतने % कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो है इंक्रीमेंट बेसिकली वही है कि आपका एक स्टेप है टुवर्ड्स द गोल ऑफ द प्रोडक्ट, और इसमें जो है आपका किसी भी स्प्रिंट के एंड के ऊपर जो है आपकी डेवलपमेंट टीम जो होती है वो एक यूजेबल कंडीशन में जो है एक इंक्रीमेंट रिलीज करती है, और ये रिलीज जो होता है ये प्रोडक्ट ओनर की कंसेंट से या प्रोडक्ट ओनर उसको असेस करके जो है उसको प्रॉपर रिलीज कर सकता है फॉर द कस्टमर्स टू गेट द फीडबैक। तो इंक्रीमेंट्स जो हैं बेसिकली आपकी डन वो होते हैं, डन टास्क होते हैं एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, जो कि हम लोग को देखने होते हैं। अब जो है ये तीनों आर्टिफैक्ट्स जो थे इससे हम लोग को क्या वैल्यू मिली, तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्टिफैक्ट्स का डिजाइन करने का वो है ट्रांसपेरेंसी, ताकि आपके जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं या आपके प्रोडक्ट ओनर हैं या आपके जो भी डेवलपमेंट टीम है, स्क्रम मास्टर है, उन सब के पास एक विजिबिलिटी हो कि आपका प्रोडक्ट
कितना प्रोग्रेस कर चुका है, किस पॉइंट पे है और कितना उसको मजीद टाइम लगेगा या कितना उसमें अभी टास्क बाकी हैं उसको कंप्लीट करने में। तो बेसिकली इससे आप जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप जो है रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो है विद टाइम जो है आप एडाप्टेशन होती है, जो भी आपको फीडबैक मिल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी इंक्रीमेंट्स होते हैं उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो इंस्पेक्शन कर रहा होता है साथ साथ कि आपका प्रोडक्ट इंक्रीमेंट जो है वो उसका जो भी रिजल्ट है वो आपका उसकी डायरेक्शन जो है आपके प्रोडक्ट गोल की तरफ भी है या नहीं। तो बेसिकली आपका ओवरऑल जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए जो है ये आपके आर्टिफैक्ट्स जो है डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इन तीनों आर्टिफैक्ट्स में। Okay, thank you Rasa for your input and I hope सब लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स वो क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। आर्टिफैक्ट्स इन्होंने हमें बताया कि प्रोडक्ट बैकलॉग को आर्टिफैक्ट बोलते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग को आर्टिफैक्ट बोलते हैं एंड इंक्रीमेंट को बोलते हैं। कि इंक्रीमेंट इज बेसिकली रिलीज जो कि आप हर स्प्रिंट के एंड पे दे रहे होते हो और उसको फिर प्रोडक्ट ओनर जज करता है कि वो एक्सेप्टेबल है या उसको रिजेक्ट करना है। ओके, सो मूविंग ऑन, स्क्रम की लास्ट चीज जो है वो है सेरेमनीज, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जस्ट अ फैंसियर वे ऑफ सेइंग मीटिंग्स। तो स्क्रम के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेरेमनीज होती हैं जिसके अंदर जिसको जो मीटिंग्स होती हैं वो हमें करनी होती हैं, और उन मीटिंग्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले सेरेमनी इज कॉल्ड द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ये होती है कि जब प्रोडक्ट ओनर ने हमें लिस्ट ऑफ फीचर्स बता दिया, प्रोडक्ट बैकलॉग में वो लिस्ट ऑफ फीचर्स लिखता है जो उसको चाहिए, ठीक है। उसके अंदर से हम स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि इस स्प्रिंट के एंड पे हम क्या डिलीवर करेंगे फीचर्स में से और कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है। इसका जो टाइम बॉक्स है, टाइम बॉक्स का मतलब है मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर अ 1 month स्प्रिंट इज 8 hours। मतलब 8 hours से ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं हो सकती, और उसके अंदर सिर्फ ये डिस्कस होता है कि स्प्रिंट के टास्क किस तरह से किए जाएंगे और कौन कौन से किए जाएंगे। इसके अंदर पूरी की पूरी स्क्रम टीम इन्वॉल्व होती है और आउटसाइड कोई स्टेक होल्डर अलाउड नहीं होता। जैसे कि इसके अंदर स्क्रम मास्टर होगा, प्रोडक्ट ओनर होगा और आपकी डेवलपमेंट टीम होगी। ये आप देख रहे हैं इस इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ रही होगी कि ये बैकलॉग है। बैकलॉग को उठाया, आपने मीटिंग के अंदर डिस्कस किया, फिर ऑर्गेनाइज तरीके से लिस्ट डाउन कर दिया कि हम ये काम करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गई स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। ये हमेशा स्प्रिंट के स्टार्ट होने से पहले होती है। स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको भी दे दिया या नहीं दिया। क्रम में होता यह है कि प्रोडक्ट ओनर आपको फीचर्स बताता है, फीचर्स में से आप चूज करते हो कि आप क्या करोगे और आप अपनी स्प्रिंट बनाते हो। स्प्रिंट का मतलब है 2 हफ्ते का टाइम पीरियड जिसके अंदर आपने वो काम करना है, और उस 2 हफ्ते के टाइम पीरियड, स्प्रिंट बेसिकली 2 हफ्ते से 1 महीने तक की हो सकती है। 2 हफ्ते से 1 महीने तक का आपने टाइम डिसाइड करना है कि मैं कितनी लंबी स्प्रिंट करूंगा और स्प्रिंट के अंदर कौन कौन से टास्क करूंगा। स्प्रिंट करने का मकसद ये होता है कि आप एक डीप डाइव में चले जाएं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो काम करें, उस स्प्रिंट के बीच में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उन 2 वीक से लेकर 1 मंथ के टाइम के अंदर आपको कोई भी बंदा डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ्रॉम द प्रोडक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीईओ, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको जो काम आपने सेलेक्ट किया वही काम करेंगे और स्प्रिंट के एंड के अंदर डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट ओनर को। तो ये बेसिक स्प्रिंट होती है। स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले हमेशा स्प्रिंट प्लानिंग होती है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। 1 महीने की स्प्रिंट के लिए 8 घंटे तक बैठ सकते हो और यूजुअली इससे आप शॉर्टर भी बैठ सकते हो। तो ये हो गई स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। उसके बाद है द डेली स्टैंड अप। डेली स्टैंड अप इज बेसिकली द एसेंस ऑफ स्क्रम, और स्क्रम सबसे ज्यादा जो पहचाना जाता है वो स्टैंड अप मीटिंग की वजह से पहचाना जाता है। स्टैंड अप मीटिंग इसको बोलते हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो रोज सुबह
15 मिनट के लिए खड़े होके एक दूसरे से 3 सवाल करते हैं। उन 3 सवाल का मकसद मैं आपको बता देता हूँ। पहले सवाल देख लेते हैं क्या है। तो सारी डेवलपमेंट टीम सुबह या रात जो भी आप टाइम डिसाइड करें, टाइम कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्लेस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आप डिसाइड करते हैं कि हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर रोज सुबह हमारी टीम मीटिंग होगी। उसके अंदर 3 सवाल के आंसर हर कोई बंदा देगा। पहला सवाल ये कि व्हाट डिड आई डू येस्टरडे, कल मैंने क्या किया था। अगला सवाल, मैं आज क्या करूंगा। और तीसरा सवाल कि क्या कोई मुझे इम्पेडिमेंट या क्या कोई मुझे इश्यूज या मसले या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं अपना काम करने में। अच्छा, ये थोड़ी सी इनफॉर्मल टाइप मीटिंग होती है, तो आप कैजुअली बता रहे होते हो कि कल मैंने ये किया था, आज मैं ये करूंगा और मुझे ये मसला आ रहा है, अगर ये आप हल कर दें तो मैं शायद थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। ये 3 सवालों के जवाब हर बंदे ने देने। इस मीटिंग का टोटल टाइम 15 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता और सब लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगर आपकी कोई रिमोट टीम है जो कि अवेलेबल नहीं है ऑन साइट, कोई यूएस में बैठ के काम कर रहा है, कोई कहीं बैठ के काम कर रहा है, तो सबको आपने इस टाइम पे ऑनलाइन लेना है और ये मीटिंग लाजमी करनी है। डेली स्टैंड अप इज द मोस्ट एसेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ स्क्रम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हमने स्प्रिंट प्लानिंग करी, फिर हमने स्प्रिंट स्टार्ट करी, 2 हफ्ते की स्प्रिंट फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट करी। अब हम क्या कर रहे हैं, रोज सुबह आके डेली स्टैंड अप मीटिंग कर रहे हैं। स्टैंड अप मीटिंग से फायदा ये हो रहा है कि इस मीटिंग का मकसद ये नहीं है कि अगले बंदों को पता चल जाए कि प्रोग्रेस क्या है, बट इसका मकसद ये है कि कमिटमेंट ही आती है हर बंदे से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टास्क करना है और मैं आप सबके सामने आके बोल रहा हूँ कि भाई आज मैं ये करूंगा, तो मैंने अपने अंदर एक गोल बना लिया है, एक कमिटमेंट दे दी है कि आज मैं ये करूंगा। तो अगले दिन जब आप खड़े होते हो तो आपके अंदर वो फीलिंग होती है कि भाई कल मैंने बोला था आज मैं करूंगा, तो मैंने किया होना चाहिए। मतलब ये सेल्फ एक कमिटमेंट हम दे रहे होते हैं लोगों को। तो ये आपकी हो गई डेली स्टैंड अप मीटिंग। उसके बाद आपने डेली स्टैंड अप मीटिंग्स करी और आप अपना काम करते गए, कोई भी इश्यूज है आपको डिस्कस करते रहे। अच्छा, स्प्रिंट डेली स्टैंड अप के अंदर स्क्रम मास्टर भी प्रेजेंट होता है और डेवलपमेंट टीम प्रेजेंट होती है, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। इसके अंदर प्रोडक्ट ओनर नहीं हो सकता, आपका सीईओ नहीं हो सकता, आपका स्टेक होल्डर नहीं हो सकता। इसके अंदर डेवलपमेंट टीम ही होती है आइडियली, और स्क्रम मास्टर भी प्रेजेंट हो सकता है अगर उसको होना हो तो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, हमारी स्प्रिंट खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते तक हमने काम किया और हमने वैल्यू ऐड करी और हमारी स्प्रिंट के 2 हफ्ते पूरे हो गए। अब हम बैठेंगे और हम मीटिंग करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ और पूरी स्क्रम टीम के साथ, मतलब प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम प्लस स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे जो फंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को फॉर एग्जांपल। और इसके अंदर वही का तीन सवालों के जवाब डिस्कस होंगे। पहला सवाल, व्हाट वाज डन, आपने स्प्रिंट में क्या किया। व्हाट वाज नॉट डन, स्प्रिंट में आप क्या नहीं कर पाए, आपके टास्क कुछ थे और आप उसमें से कुछ नहीं कर पाए। और टाइमलाइन एंड बजट के बारे में बात होगी कि हम कितनी टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या बजट से क्या पेनलाइज कर रहे हैं। ये मीटिंग भी 4 घंटे से ऊपर नहीं हो सकती, शॉर्ट हो सकती है, 4 घंटे से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो स्प्रिंट रिव्यू का मकसद है कि स्प्रिंट की असेसमेंट, आपने 2 हफ्ते तक काम किया, आपकी टीम डीप डाइव में गई, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, 2 हफ्ते बाद वो वापस आए कि भाई हमने कर लिया है। उसके बाद डिस्कस होगा कि भाई क्या क्या चीजें तुमने सही करी और क्या क्या चीजें तुमने सही नहीं करी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्प्रिंट रिव्यू। इसमें आपकी असेसमेंट हो जाएगी बेसिकली। स्प्रिंट रिव्यू के बाद आती है फाइनल मीटिंग स्प्रिंट की, जिसको बोलते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, स्प्रिंट रिव्यू पे डिस्कशन हुआ था कि भाई क्या क्या चीजें हुई टेक्निकल एतबार से, कौन से टास्क हुए, कौन से टास्क रह गए। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर फ्लोस के हिसाब से बात होती है कि क्या तरीका, क्या फ्लो हम सही कर रहे हैं, क्या फ्लो हम सही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें भी 3 सवालों के जवाब होते हैं। अच्छा, सवाल जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ये हो, बट अगर ये एक जनरलाइज रिकमेंडेड क्वेश्चन है, अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो वो भी करने। इसका मकसद इन 3 सवालों से पूरा हो जाता है, जो कि है व्हाट शुड बी स्टॉप डूइंग, मतलब हम क्या चीजें छोड़ दें करना अपने फ्लो में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बंदा क्यूए कर रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस देख रहा है, और आपकी टीम को फील ये होता है कि यार अगर ये क्वालिटी एश्योरेंस ना देखे, किसी चीज में ज्यादा अच्छा है तो ये वो काम कर ले, तो दिस विल बी डिस्कस इन रेट्रोस्पेक्टिव। फ्लोस के हिसाब से बात होगी। अगला सवाल होगा व्हाट शुड बी स्टार्ट डूइंग, क्या ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए।
व्हाट शुड बी कंटिन्यू डूइंग, क्या ऐसी चीजें जो हम सही कर रहे हैं। आप इस तरह के अपने बोर्ड पे एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि डू मोर, कौन सी चीज और करनी है, कीप डूइंग, स्टॉप डूइंग, स्टार्ट डूइंग, डू लेस। हर बंदा, पूरी स्क्रम टीम इधर आके अपने अपने पॉइंट स्टिकी नोट पे लिख सकती है और फिर एंड के अंदर डिस्कशन हो सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव का मकसद ये कि स्प्रिंट को और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, काम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, टाइम और कम कैसे वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ सेरेमनीज थी जो कि स्क्रम के अंदर होती है। मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ। स्क्रम सेरेमनीज के अंदर सबसे पहले आपने स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले स्प्रिंट प्लानिंग करी कि स्प्रिंट कैसे करेंगे। फिर आपने स्प्रिंट के अंदर रोज डेली स्टैंड अप मीटिंग्स करी जो डेली की अपडेट शेयर करने के लिए। फिर आपने स्प्रिंट खत्म होने पे स्प्रिंट रिव्यू किया जिससे आपको पता चल गया कौन से काम हुए थे, कौन से काम नहीं हुए थे और क्यों नहीं हुए थे। उसके बाद आपने फाइनल मीटिंग करी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि हम स्प्रिंट को अच्छा कैसे कर सकते हैं और क्या चीज हमारी सही नहीं गई और क्या चीज हो गई। ठीक है, सो दिस वाज स्क्रम सेरेमनी। अब मैं क्विक फीडबैक चाहूंगा लोगों से कि वो लोग जिंदा हैं और सुन रहे हैं, सो नहीं गए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे क्विक मैसेज कर दें कि यू गाइस आर लिसनिंग एंड कोई क्वेश्चन तो नहीं है और अभी तक आपको चीजें क्लियर हैं या क्लियर नहीं है, प्लीज। ओके, ठीक है, सही है। एंड आई होप लिसनिंग के साथ साथ आपको समझ भी आ रही होगी उसकी वैल्यू, शायद आपको बाद में समझ आए बट अभी देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग पीपल। इन द एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट पिक्चर देखना चाहूँ तो स्प्रिंट कुछ इस तरीके से होती है। प्रोडक्ट ओनर भाई आपको प्रोडक्ट बैकलॉग बना के देते हैं। ठीक है, मेरे कर्सर को अगर आप देखें तो प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट बैकलॉग बना के देते हैं। स्क्रम टीम जो है, डेवलपमेंट टीम जो है वो स्प्रिंट प्लानिंग करती है और एक स्प्रिंट की लिस्ट बना देती है। स्प्रिंट बैकलॉग के वर्ड से परेशान नहीं होना, बैकलॉग का मतलब इज जस्ट अ लिस्ट। तो प्रोडक्ट फीचर्स लिस्ट प्रोडक्ट ओनर बनाएगा, स्प्रिंट प्लानिंग की मीटिंग होगी और उसमें से टीम चूज कर लेगी, टीम बता देगी भाई स्प्रिंट में टास्क जो करने हैं उनकी लिस्ट ये है और उनकी प्रायोरिटी ये है। ठीक है, ये आपने स्प्रिंट बैकलॉग बना ली। अब 1 से 4 वीक की साइकिल होगी जिसके अंदर हर 24 आवर्स से आप डेली स्क्रम करके अपडेट शेयर कर रहे होगे और स्क्रम मास्टर इसको फैसिलिटेट कर रहा होगा स्प्रिंट को। स्प्रिंट आपकी खत्म हुई, फॉर एग्जांपल वर्क फिनिश हुआ तो आपने स्टेक होल्डर के साथ बैठ के स्प्रिंट रिव्यू किया और फिर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव किया। तो इस पिक्चर को देख के आपको कंप्लीट स्क्रम की लाइफ साइकिल समझ आ जानी चाहिए। इसके अंदर हर चीज मेंशन है। ठीक है, अच्छा, अब मेजर सवाल जो मैं ये जो सेशंस देता हूँ उसके अंदर आते हैं मेरे पास कि भाई अगर स्क्रम के अंदर सब लोग हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों नहीं है यहाँ पे, और क्या इसमें होता है प्रोजेक्ट मैनेजर या नहीं होता। अभी तक आपने हमारे रोल्स में नहीं सुना होगा। रोल्स में सिर्फ 3 रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड द डेव टीम। सही है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर स्क्रम में नहीं होता। अब फिर हम फिर वो काम कैसे कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर को करने होते हैं, वो काम किधर गए। ठीक है, तो वो काम इस तरह से मैनेज होता है। स्क्रम डज नॉट हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ जॉब गोल्स थे या जॉब डिस्क्रिप्शन था वो इस तरीके से डिवाइड हुआ होता है, जैसे कि प्रोसेसेस किस तरह चल रहे हैं और सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उनको स्क्रम मास्टर भाई देख रहे हैं। टास्क एलोकेशन जो है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर करता था कि भाई इसने ये करना है, उसने वो करना है, वो अब हम प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं करता, वो टीम खुद कर रही होती है, क्योंकि टीम खुद ही चूज कर रही है कि भाई मैंने क्या काम करना है। तो वो इनडायरेक्टली वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही ले रही है कि भाई टीम को हम लिस्ट दे देते हैं, वो उसमें से चूज करती है मैंने ये काम करना है। ठीक है, तो वो अपनी टास्क को एलोकेशन खुद ही कर रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाती या इन टाइम चीजें नहीं कर पाती सही से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली टीम के ऊपर जाती है, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर को कि भाई आपने कम टाइम दिया था, क्योंकि चीजें तो उन्होंने खुद ली है, टास्क उन्होंने खुद चूज किए, प्रायोरिटाइज तो उन्होंने खुद किया है, तो वो किसी को ब्लेम गेम नहीं हो सकता वहां पर। तो टास्क एलोकेशन स्क्रम टीम, डेवलपमेंट टीम खुद ही कर रही होती है। सेकेंड चीज आ जाती है मैनेजिंग इश्यूज एंड डिपेंडेंसी। वो मैं आपको पहले बताया था, कोई भी इश्यूज है, किसी भी चीज की डिपेंडेंसी है कि भाई ये काम होने से पहले ये वाला काम होना चाहिए, अगला काम नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैसिलिटेटर जो है वो स्क्रम मास्टर है।
कोई भी इम्पेडिमेंट ब्लॉकेज आ रहा है, कोई भी मसला हो रहा है, स्क्रम मास्टर उसको सॉल्व करेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये रोल भी चला गया। अगला अगला उसका रोल है रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन, कि भाई पहले कौन सा काम करना है, वो अगेन प्रोडक्ट ओनर हमें करके दे रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट आती है, वो भी प्रोडक्ट ओनर कर रहा है। रिस्क मैनेजमेंट आती है कि भाई रिस्क आपको बहुत सारी चीजों में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड सर्टेनली यू गेट दिस न्यूज कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो कंपनी सपोर्ट कर रही थी वो बैंकरप्ट हो गई और अब वो ये सपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिल्डिंग बनानी थी, उसके अंदर आपने एक 3D एनिमेशन बनाना था जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ही बनना था, ठीक है। आपको लेकिन सडनली पता चलता है कि वो एनिमेशन वीडियो बनाने वाला सॉफ्टवेयर वाली कंपनी बंद हो गई। अब आप पूरी टीम उस सॉफ्टवेयर पे बैंक कर रहे थे कि भाई इस पे बनाएंगे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर रहा होता, ये सब लोग कर रहे होते हैं। हर किसी का इनपुट होता है, हर कोई एम्पावर्ड होता है, हर कोई बोल सकता है। तो वो बताते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट एवरीवन वी आर स्प्रिंट प्लानिंग, डेमोज एंड रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर भी हम टास्क डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। और जब रेट्रोस्पेक्टिव में आप बैठ के स्प्रिंट डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसी गई, उसमें भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट कवर हो जाती है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि प्रोजेक्ट मैनेजर सफाई की एजाइल के अंदर एंड स्पेशली स्क्रम के अंदर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो भी काम थे वो पूरी टीम में डिवाइड हो गए और वो इजीली सब लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। आप ये इस पिक्चर से इसको देख सकते हैं, ये थोड़ी सी बायस पिक्चर है, बट स्क्रम मास्टर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है, टीम का आगे लेके चल रहा होता है, सबको कोशिश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कुछ मैनेज करता है, इस तरीके से काम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डायरेक्टिव देता है कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। वो उसके अंदर ये, या उसके अंदर ना बोले तो उस प्रोसेस के अंदर ये फीडबैक नहीं एम्बेडेड है कि टीम की कैपेबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल रिस्क क्या है, और क्या टीम अग्रीड है ये सारे काम करने के जो प्रोजेक्ट मैनेजर दिए। ये स्क्रम सब कुछ सॉल्व करता है, टीम को एम्पावर करके, टीम को डिसीजन मेकिंग की प्रोविजन देके, ठीक है। सो ये था स्क्रम का सेशन, हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे हैं। लास्ट में आपको बता देता हूँ स्क्रम बोर्ड किस तरह होता है और हम किस किस सॉफ्टवेयर को यूज करके स्क्रम को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिक जो बेयर मिनिमम चीज है वो स्क्रम बोर्ड है, जो कि आप किसी भी व्हाइट बोर्ड पे भी मैनेज कर सकते हैं अगर आपकी टीम इन हाउस है सारी की सारी। ये एक्चुअल जो पिक्चर लगी हुई है ये हमारे ऑफिस का एक्चुअल स्क्रम बोर्ड है। इसमें देखें आप चीजें कॉलम्स बने हुए, स्टोरी, टू डू, डूइंग, टेस्ट और डिप्लॉय। तो स्टोरी का मतलब है वो टास्क जो यूजर ने करने, यूजर को चाहिए, उसने टास्क लिख के दे दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा होम ऑटोमेशन का काम है तो उसने बोला कि भाई आप जो मुझे एसी कंट्रोलर लगा के देते हो इसके अंदर एक फीचर होना चाहिए कि मेरे एसी का फैन स्पीड चेंज कर दे। तो ये उसने हमें एक फीचर दे दिया, हमने फीचर यहाँ लिख दिया। फिर हम स्प्रिंट प्लानिंग करके डिसाइड करते हैं कि टू डू लिस्ट में क्या क्या जाएगा। तो हमारी डेवलपमेंट टीम जिसको आप रसा जिसका पार्ट है वो इसको इंडोर्स करेंगी कि वो टू डू के अंदर इसको डाल देते हैं हम लोग कि हमें ये काम करने। फिर जो काम हो रहा होता है उसको डूइंग में डालते हैं, फिर जो टेस्ट करना होता है वो टेस्ट में जाता है, फिर डिप्लॉय का मतलब वो रिलीज हो गया। तो इस बोर्ड का फायदा ये है कि वन आई लुक के अंदर, वन आई बॉल के अंदर आपको पूरे प्रोजेक्ट का स्टेटस पता चल गया। आपको कोई गैंट चार्ट नहीं देखने, आपको कोई एमएस प्रोजेक्ट का हैवी सॉफ्टवेयर नहीं खोलना, कोई आपको एक्सेल शीट मैनेज नहीं करनी, आपने बस इस बोर्ड पर नजर डाली और आपको पता चल गया टीम कहाँ खड़ी हुई है। इसके अंदर गैंट चार्ट एंड प्लानिंग एंड डेडलाइन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि आपके पास डेडलाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्प्रिंट का जो एवरीबडी नोज कि भाई स्प्रिंट 2 हफ्ते में ही खत्म होगी, स्प्रिंट में क्या होगा ये भी सबको पता है, और वो लिखा हुआ क्या है वो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इट्स एक्सट्रीमली क्लियर टू एवरीवन कि क्या चल रहा है, ठीक है। स्क्रम बोर्ड के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन इज कॉल्ड जिरा। ओके, तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है जिरा वाली?
मुझे कंफर्म कर दें बिकॉज आई डोंट नो ये उसके अंदर हो रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा। तो ये मेरी जिरा की स्क्रीन है। जिरा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जो है स्क्रम को अप्लाई कर सकते हो। या तो आपके पास स्क्रम बोर्ड हो जो कि आप रेगुलर बोर्ड भी यूज कर सकते हो, आप जिरा का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा मोर क्या बोलेंगे इसको, इनहांस्ड अच्छे तरीके से बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, वो आप मैनेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी रिमोट अगर टीम है, कोई आपका डेवलपर कहीं और बैठा हुआ है, कोई कोई आपका प्रोग्रामर कहीं और बैठा हुआ है, कोई आपका फाइनेंस का बंदा, जैसे आपको पता है आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई भी एक्चुअल ऑफिस में नहीं प्रेजेंट हो सकता ऑल द टाइम, तो आपका स्क्रम बोर्ड किस तरह चलेगा। तो जिरा इज द ऑल्टरनेटिव फॉर द स्क्रम बोर्ड। इसके अंदर वही बोर्ड होता है बट ये ना एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर ईजी हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा कोई एक प्रोजेक्ट खोल के जिसके अंदर हमने काम किया हुआ हो। अच्छा, अभी मेरी कोई स्प्रिंट स्टार्ट हुई भी नहीं है, तो लेट मी फाइंड अ प्रोजेक्ट जिसकी स्प्रिंट स्टार्ट हुई भी हो। इसमें आपको सारा क्लियर होगा। ओके, तो आई गेस ये कोई पुरानी मेरी स्प्रिंट चल रही थी। तो इसके अंदर देखें आप बिल्कुल उसकी तरह बोर्ड की तरह टास्क डाल सकते हैं। ये टू डू है, ये रीओपन है, इन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट कंप्लीटेड, रेडी फॉर टेस्ट। ये आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। टेस्टिंग और डन। अब आप देखें यहाँ पे सारे टास्क जो हैं वो डन में पड़े हुए, तो इसका मतलब है जो भी टास्क स्प्रिंट बैकलॉग था वो सारा का सारा डन हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रोडक्ट बैकलॉग किधर है, ये बैकलॉग में आ गए और ये हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग है। मतलब प्रोडक्ट ओनर ने ये फीचर्स हमें लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप इसमें से देख लें, टाइमर आइकन इज डिसअपीयरिंग, जो भी फीचर्स हैं ये यहाँ से टीम सेलेक्ट करके इसको ऊपर स्प्रिंट के अंदर मूव कर देती है और स्प्रिंट के अंदर मूव हो जाता है तो फिर टीम इसके अंदर स्प्रिंट का पार्ट बन जाता है तो टीम इस पे काम करना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बर्न अप चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह का दिखता है। ओके, ओके, तो हमारी ये स्प्रिंट ओके, सो ये हमारा बर्न अप रिपोर्ट है एक प्रीवियस स्प्रिंट की जो कि नवंबर 13 से दिसंबर 3 पे चली थी। अच्छा, इसके अंदर आप किस तरह इवेल्युएट करते हो, आपकी जो ग्रीन लाइन है ये आपके टास्क है, ठीक है, ये इश्यूज है, मतलब ये टास्क है। और अल्टीमेटली ग्रीन लाइन अगर रेड लाइन से मिल जाती है तो आपके सारे टास्क कवर हो जाते हैं और आपकी स्प्रिंट रहता है। ये स्प्रिंट का टाइम है और ये आपके टास्क है। तो आइडियली जो ग्रे लाइन है इसको आपको फॉलो करते हुए टास्क कंप्लीट करने होते हैं, बट हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से चले थे, कुछ अलग इश्यूज आ रहे थे, तो इस तरह से हमारा स्प्रिंट बैकलॉग का ग्राफ बना है। मतलब शुरू में हमने कुछ काम किया, फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा काम किया, फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा काम किया। अल्टीमेटली ग्रीन एंड रेड लाइन अगर मिल जाए तो मतलब आपके सारे टास्क हो गए। ठीक है, तो दिस वाज वन क्विक एग्जांपल ऑफ बर्न अप रिपोर्ट। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है बट सिंस ये पेड है तो आप इसको आई गेस यूज नहीं कर पाएंगे, बट और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव भी इसके मौजूद है जो आप यूज कर सकते हैं। और स्क्रम बोर्ड तो आप वैसे ही कर सकते हैं, आप बेसिक आप जो है एक्सेल शीट के अंदर भी स्क्रम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन। किसी के कोई सवाल वगैरह हैं तो वो पूछ ले किसी चीज से भी रिलेटेड। और सब लोगों को समझ आ गई है कि स्क्रम क्या है और उसके फायदे क्या हैं। मतलब आई एम सरप्राइज कि नोबडी इज आस्किंग कि भाई अगर स्क्रम इतना अच्छा है तो हर जगह पे क्यों नहीं यूज होता और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सर अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप भी कर सकते हैं इसके अंदर। मेरे जहन में तो एक ही बात आ रही थी कि अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें कि
these are my students in a way, but not in a formal way. तो अगर तो ये मेरे रियल रियल टाइम में मेरे स्टूडेंट्स होते तो मैं उनको एक टास्क दे देता इस प्रेजेंटेशन के बाद कि वो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करके उसमें से कोई चीज नई निकाल कर लेकर आए. तो दैट इज गोइंग टू बी अ टास्क व्हिच कैन बी डन एट देयर लेवल. तो उसमें फिर ये होगा कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एंड ऑन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दोनों इंटीग्रेशन के बाद जो चीज जाएगी तो दैट विल बी द वंडरफुल थिंग व्हिच दे कैन इंप्लीमेंट इन देयर ओन FYPs एज वेल. एग्जैक्टली. इनफैक्ट हम लोग एक्चुअली यही कर रहे हैं. हमारा जो भी काम है वो हार्डवेयर रिलेटेड है. ठीक है. तो हमारी कंपनी बेसिकली होम ऑटोमेशन डिवाइसेस बनाती है और वी हेल्प पीपल सेव देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वी हेल्प देम मैनेज देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थ्रू देयर सेल फोन. मतलब अपने फोन से बैठ के अपने घर के या ऑफिस के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड एसी एंड बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. तो हम बहुत सारा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर बना रहे होते हैं अपने पास. प्लस हमारा सॉफ्टवेयर का भी काम है, हमारा आउटसाइड टेक्निकल सपोर्ट का भी काम है, ऑपरेशंस का भी काम है. साइट पे लोग जाते हैं, इंजीनियर फील्ड इंजीनियर्स, और वहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं. तो इस पूरी चीजों को स्क्रम के अंदर हम मोल्ड करके यूज करना चाह रहे थे. बट वी फाउंड आउट कि थोड़ी सी इसके अंदर वीकनेसेस हैं जो हम इसको पूरी तरह अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से फायदा होने के बजाय ज्यादा नुकसान हो रहा था. तो हमने अभी इंटरनली ये सोचा है अपनी टीम ने कि हम कोई ना स्क्रम फॉर ऑपरेशन या स्क्रम फॉर हार्डवेयर इस तरह की कोई चीज बनाएं, स्क्रम को ही उठाएं. उसके अंदर हमने कुछ चीजें अभी सोची हुई हैं कि हम इसके अंदर ये पार्ट इंटीग्रेट करें जिससे ये मोर इफेक्टिव होगा ऑपरेशंस के अंदर, सेल्स के अंदर, हार्डवेयर डेवलपमेंट के अंदर. ये अभी हम इस पे काम कर रहे हैं. अच्छा, अब ये एक सवाल भी आया है, प्लीज लिस्ट द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्क्रम. तो इफ यू कैन ऐड इनटू इट. या सो बेसिकली डिसएडवांटेज ये है कि स्क्रम इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड बट रियली डिफिकल्ट टू मास्टर. ठीक है. या हम इसी स्क्रम गाइड पे जाएंगे तो आई गेस वहां पे भी मेंशन है, बट इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर. प्लस लोगों को कन्विंस करना कि स्क्रम इज इफेक्टिव इज रियली डिफिकल्ट. मतलब मैं पर्सनली खुद जब इसको स्टडी कर रहा था मैंने देखा कि बाहर मोस्टली जो है ना कंपनी जो है इसको यूज कर रही है. तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही थी कि भाई इन्होंने 4 मीटिंग रखी हुई है, हर मीटिंग का एग्जैक्ट टाइम है, इस मीटिंग में ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, इससे क्या फायदा होगा. ठीक है. ये आपको समझ नहीं आता. बट जब एक्चुअल आप कर रहे होते हो तो आपको बहुत ज्यादा एंड पे आपको फील होता है कि दिस रियली वर्क्ड आउट. So this is one thing that this is really difficult to understand. This really difficult to understand the advantages of Scrum, and people don't really buy into it. मतलब उनको proper आपको करना पड़ता है. But इसका जो essence है Scrum का वो आपने लेना है. वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है जिसके जरिए आप Scrum को हर चीज में कर सकते हैं. Major essence is regular feedback from customers. जिस बंदे के लिए आप डिवाइस या कोई भी चीज बना रहे हैं उससे आपने रेगुलर फीडबैक लेना है. कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. हर बार आइट्रेशन से उसकी ब्रीफ लें, ये बनाना है, उसको ये बना के फौरन दिखाएं, उससे फीडबैक लें और उसको मॉडिफाई करें. तो इंस्टेंट फीडबैक इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत एसेंस है. दूसरी एसेंस इसकी है एम्पावरमेंट टू द टीम. आपने देखा होगा कि स्क्रम के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्क्रम की जो टीम होगी वो हाईली हमेशा मोटिवेटेड होती है क्योंकि हमने उनको बहुत एम्पावर किया हुआ था. हमने उनको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पे एम्पावर किया हुआ है, हमने उनको प्रोक्योरमेंट डिसीजंस लेने पे एम्पावर किया हुआ है. हर चीज की जो डिसीजन मेकिंग है वो टीम के पास ही दे दी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीम पे दे दी है. कोई चीज नहीं चलती तो भी टीम रिस्पॉन्सिबल है, कोई चीज करनी है तो भी टीम रिस्पॉन्सिबल है. तो ये दो मेजर एसेंस है. इन एसेंस को फॉलो करते हुए आप स्क्रम मोर और लेस हर इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो 2-3 क्वेश्चन एक साथ आ गए. कैन स्क्रम यूज इन द प्रोडक्शन इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन, ग्लास वर्किंग? यस, एग्जैक्टली. जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रम की एसेंस लें. स्क्रम का पूरा आपने स्केलेटन ले के फोर्सफुली जबरदस्ती की वो करने की जरूरत नहीं है. इसका एसेंस आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आप किसी भी चीज को अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंडस्ट्री एंड ग्लास प्रोसेसिंग के अंदर आप यूज कर सकते हैं. बट
जो ये बनाया गया था वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। इसकी जो मेजर बनाने की वजह थी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट, आई गेस ये मुझे रसा नहीं शाम को बताई थी ये बात अच्छे तरीके से, मतलब मुझे आई न्यू, बट मुझे इतने इजियर वे में उन्होंने बताई थी कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका आपको पता नहीं है कि जिसको बनाते हुए क्या क्या मसले आएंगे और एट द एंड ऑफ द डे उसके क्या उसकी शक्ल निकलेगी और क्या चीज होगी, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपके लिए स्क्रम आइडियल है। अदरवाइज अगर आपको स्क्रम की फायदे लेने हैं तो आप उसको उसकी एसेंस को फॉलो करें कि फीडबैक एंड एम्पावरमेंट टू द टीम। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। शाजिद अब्बास बोल रहे हैं हाउ वी विल डील विद व्हेन रिक्वायरमेंट चेंज। ओके, तो ऑब्वियसली एक स्क्रम में कस्टमर फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट बात हुई कि भाई मुझे साइकिल बनानी है और एट द एंड ऑफ द डे रिक्वायरमेंट मॉडिफाई होते होते वो X6016Z बन जाता है। इतना अनक्लियर है, इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं होता। मतलब आपको एक थोड़े से स्कोप के अंदर रहना होता है। मतलब अगर आपने साइकिल बनानी है तो आप मैक्सिमम ऐसी साइकिल बना लोगे जिसके पीछे कोई आप काट लगा लो या कोई और चीज लगा लो या साइकिल को मॉडिफाई कर लो। बट ये नहीं होगा कि भाई आपने साइकिल ले ली और एट द एंड ऑफ द डे आप जहाज बना के बैठे रहे, ये नहीं हो सकता। तो स्क्रम की ब्रॉडर आपने स्कोप ले लेना है, बट वो स्कोप लॉक नहीं होता, वो बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, बेस्ड ऑन द मार्केट स्टेटस की मार्केट कैसी चल रही है, उसके बेसिस पे मॉडिफाई होता रहता है। ठीक है, शाहजेब को आंसर मिल गया होगा आई गेस। उसके बाद सलमान बोल रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट स्क्रम फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इज इट द राइट मेथड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स? यस, ऑब्वियसली स्क्रम के कुछ फीचर्स को हम सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत आइडियली यूज कर सकते हैं। मतलब मेरी अपनी पर्सनल मार्केटिंग टीम जो है वो स्क्रम का पार्ट होती थी बहुत एक्टिवली, और उसके अंदर डेली स्टैंड अप मीटिंग कम्स इन रियली इंपॉर्टेंट। उससे आपको एक कमिटमेंट मिल जाती है लोगों से। आप मार्केटिंग के टास्क को अपने स्प्रिंट के अंदर डिफाइन करके उनको कंप्लीट करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट द टीम कि भाई ये करो ये करो ये करो। टीम गेट्स द एम्पावरमेंट, टीम गेट्स टू मेक द डिसीजन कि उसको क्या करना है जिससे वो मैक्सिमम क्रिएटिविटी दे सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो यस, ऑब्वियसली सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर तो ये डायरेक्टली एम्बेड हो सकते हैं और हम अप्लाई कर सकते हैं। I think this is it for today. Still, if anyone has got any questions, please feel free to ask. So, everyone, this is my email address, heather@mux.life. आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, मैं चैट पे लिख देता हूँ आइडियली, ताकि अगर आपको कोई इश्यूज हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। सर्टिफिकेशन के मुतालिक किसी को कुछ पूछना है तो वो मैं बता देता हूँ, इफ पीपल आर इंटरेस्टेड कि स्क्रम की सर्टिफिकेशन का क्या सीन है और कैसे करते हैं। ओके, so this is my email. मेरी कंपनी की साइट है mux.life. किसी को हमारे मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, हम कैसे काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो एवरीबडी इज वेलकम हेयर। और इंजीनियर्स के लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मुझे वो होता है कि हमें हर किसी को जो भी आपको नॉलेज है, जो भी चीज़ें वो आप बताएं, खुद भी सीखें और बाकी लोगों को भी सिखाएं। So if anybody has any questions related to Scrum, related to anything, related to engineering, वो मुझसे पूछ सकता है मेरी ईमेल के ऊपर भी पर्सनली, और हमारी वेबसाइट पे जाकर भी पूछ सकता है। ओके, so Salman is saying details about Scrum. Okay, so Scrum की बेसिकली दुनिया में सिर्फ दो ओरिजिनल सर्टिफिकेशंस हैं जो कि हर जगह पे मानी जाती हैं, जिसके अंदर एक है PSM1, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर, एंड द अदर वन इज CSM, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर। सो इन दोनों के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस है। दो लोगों ने बेसिकली स्क्रम डिजाइन किया था और इसके अंदर फिर ये दोनों लोग अलग हो गए थे और इन दोनों ने अपनी अपनी सर्टिफिकेशन
निकाल ली थी मार्केट के अंदर। सो इसके अलावा बहुत 1 लाख कोर्स हो रहे होते हैं यूडेमी के ऊपर और बाकी जगहों पे, बट उनमें से कोई भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ ये 2 सर्टिफिकेशन है, पीएसएम एंड सीएसएम। पीएसएम जो है इसका टेस्ट होता है $150 का। आपने खुद स्टडी करना है ऑनलाइन, आपने जाके बस एक टेस्ट दे देना है, विच इज लाइक 40 मिनट। 85% इसके पासिंग मार्क्स होते हैं। 85% कम आया तो आपके पैसे वेस्ट हो गए, आपको दोबारा भरने पड़ेंगे। $150 इज द फीस, और आप ये scrum.org की साइट पे ऑनलाइन कर सकते हैं किसी वेबसाइट। उसके बाद आपकी अगली जो सर्टिफिकेशन है, अच्छा, पीएसएम इज वैलिड फॉर लाइफ। आपने एक बार कर ली तो आप पूरी जिंदगी वो वैलिड रहेगा और वो इसका भी एक्सपायर नहीं होता। उसके अलावा दूसरी सर्टिफिकेशन है, वो है सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, सीएसएम। ये स्क्रम अलायंस वालों की, दी अदर को फाउंडर जिसने स्क्रम डेवलप किया था, और इसकी सर्टिफिकेशन फीस इज वे हायर, अराउंड $800 प्लस। ये हर 2 years पे आई गेस इसको आपने रिन्यू करवाना होता है फ्रॉम विथ $100। और इसके अंदर पासिंग आपने बस एक कोर्स लेना है, 2 दिन का कोर्स होता है, वो आपने ऑनलाइन लेना है और इसका टेस्ट दे देना है। और इसका टेस्ट बहुत इजी होता है आई गेस, उसके अंदर बस आपने वो पूरा करना होता है, उसकी कोई पासिंग वाली क्राइटेरिया नहीं होती। सो पीएसएम इज मोर वैल्यूएबल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इसका पासिंग क्राइटेरिया बहुत टफ है और बहुत मुश्किल होता है। मैंने पर्सनली खुद दूसरी दफा में पास किया था। और सीएसएम का क्राइटेरिया बहुत आसान है, बट महंगा बहुत है, 1 लाख रुपए तक का, प्लस आपको हर 2 साल के बाद $100 देके रिन्यू कराना है। पीएसएम सस्ता है बट मुश्किल है। सो ये था। किसी को और कोई सवाल है, कोई प्रिपरेशन का वो हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, प्री-रिक्विजिट कोई भी नहीं है, एनीबॉडी कैन जस्ट साइन अप ऑन scrum.org एंड गिव द टेस्ट राइट नाउ। तो कोई प्री-रिक्विजिट नहीं है। आपको अगर पर्सनली स्क्रम गाइड इज 1 बुक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो लाजमी जो भी टेस्ट दे रहा है या टेस्ट नहीं भी दे रहा है, स्क्रम के बारे में इंटरेस्टेड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, इनके फाउंडर्स ने खुद लिखी है। मतलब इवन अ किड फ्रॉम 5th क्लास कैन रीड इट रियली इजीली, बहुत इजी लैंग्वेज में। स्क्रम गाइड, उसके अंदर कंप्लीट स्क्रम डिस्कस हुआ है, कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या क्या होता है। दिस स्लाइड इज ऑल्सो मेड फ्रॉम स्क्रम गाइड, सो इट्स रियली इजी। यू गाइस must have a look and have a read, even if you are not interested in pursuing the certification. Scrum Guide is something that can add value in how you deal with people, how you deal with projects. I think this is it for today. Thank you very much, Rasa and Heather Mirza, on behalf of my class, and I hope that students would have benefited much more than what they have been listening to me for the last more than 2-3 weeks, and my lectures were not as good as yours, I hope. And and I hope to see you back, inshallah. Agar matlab ye students jo hain, they have got your information and contact information, everything. So you guys can get in touch with Mr. Heather Mirza off and on whenever you feel like. You can visit his office as well, see how they are working and how they are implementing this agile project methodology. And thank you very much for your time and everything. And I hope. Thank you, sir, for having me, thinking of me worthy enough कि आपकी क्लास में थोड़ा सा lecture दे पाए, but really glad and the session went very well. I was not hoping of this active participation इस time 6:30 बजे के time पे, but you guys proved me wrong and really enjoyed the session. Thank you very much, everyone. Thank you very much, and you guys are free to leave if you want to, and thank you very much. Okay.